Hello everyone. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. How are you? कैसे हो सब कोई? Fine. Yes. Hello Sevang, Saksham, Vardhan, Manas. Everyone fine? So let us continue. तो पिछली क्लास से हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे जैसा हम लोगों ने पिछली क्लास में बताया था आपको। पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? लास्ट पॉइंट था सेल्फ एनर्जी हो गया था ना? क्यों भाई? तो मैंने तुम्हें बताया था लास्ट पॉइंट जो मुझे याद आ रहा है कि जब हम सेल्फ एनर्जी की बात करते हैं तो सेल्फ एनर्जी का मतलब ये होता है कि सिस्टम की इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी जब भी निकालेंगे तो दैट विल मीन व्हाट? सेल्फ एनर्जी प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी, राइट? क्या है ना? क्यों भाई? एम आई ऑडिबल? Yes. हाँ। Yes, sir. तो जब भी हम लोग सिस्टम के सेल्फ एनर्जी की बात पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? सेल्फ एनर्जी ऑफ द बॉडीज प्लस इंट्रैक्शन एनर्जी, राइट? Yes. ठीक है। Yes, sir. अच्छा, और देखो कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आए जैसे मान लीजिए कॉन्फ़िगरेशन हम चेंज करें, जैसे कोई स्विच क्लोज करें, ओपन करें और आपसे एनर्जी पूछा जाए या हीट प्रोड्यूस्ड पूछा जाए, हीट प्रोड्यूस्ड का मतलब क्या हो? व्हाट विल द मीनिंग ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड? जब भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे जिसमें हीट प्रोड्यूस्ड पूछ दिया जाए तो इसका मतलब जो भी एनर्जी का लॉस होगा, ठीक है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज करूंगा और फिर नए कॉन्फ़िगरेशन में अल्टीमेटली मेरे से हीट प्रोड्यूस पूछा जाएगा तो इसका मतलब क्या होगा? जो भी पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा वही हीट प्रोड्यूस होगा, ठीक है भाई? Yes. ठीक है, लिख लो। When a switch is closed and we are asked heat produced, it means loss in potential energy. ठीक है? हाँ, when switch is closed and we are asked loss in potential energy, we are asked heat produced, it means loss in potential energy. When switch is closed and we are asked heat produced, it means क्या? लॉस इन Potential energy. ठीक है, ओके। तो इसको मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू अप्लाई करता हूँ, ठीक है? क्लियर है कि जब भी आपसे किसी भी सिस्टम में हीट प्रोड्यूस पूछा जाएगा तो आप क्या करेंगे? Loss in potential energy. हाँ, ठीक है। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम जब भी हम कंसीडर करेंगे तो क्या क्या कंसीडर करेंगे उसमें? Self energy. हाँ, जितनी भी बॉडी होंगी उनका सेल्फ एनर्जी लेंगे और क्या लेंगे? Interaction energy. हाँ, इंट्रैक्शन एनर्जी में ध्यान देना है कितने इंट्रैक्शन एनर्जी ले रहे हैं। जैसे दो बॉडी है एक होगा, तीन बॉडी है तो कितने इंट्रैक्शन एनर्जी हो जाएंगे? 2. नहीं, तीन बॉडी है तो NC2 3C2 कितना हुआ? अगर किसी सिस्टम में तीन बॉडीज हैं और इंट्रैक्शन एनर्जी की बात करेंगे तो कितने तरह के इंट्रैक्शन एनर्जी होंगे? जैसे ABC तीन बॉडी है तो ए का बी के साथ, ए का सी के साथ, बी का सी के साथ, तो 3C2 यानी तीन आ गया, ठीक है भाई? और दो बॉडी हैं अगर ए और बी तो ए का बी के साथ इंट्रैक्शन, ए का बी और बी का एक ही मतलब, कोई फर्क नहीं, ठीक है? इन जनरल हमारा फॉर्मूला होता है NC2, यानी अगर मान लो मेरे पास n बॉडीज हैं और पूछेंगे व्हाट इज द नंबर इंट्रैक्शन नंबर ऑफ इंट्रैक्शन एनर्जी वी हैव टू कंसीडर, तो आंसर इज NC2, ठीक है? Yes. हाँ, Yes, sir. तो इसके लिए तो खैर थ्योरेटिकली कहने की बात है, बट इसको हम प्रॉब्लम में अप्लाई करेंगे तो जाके ज्यादा क्लियर होगा। तो मैं ऐसा एक प्रॉब्लम लेता हूँ जिसका पर्पस इज एप्लीकेशन ऑफ, ये मान लो एक सेल है जिसका रेडियस ए है, क्या है? तो हियर इज सेल ऑफ रेडियस ए, ठीक है भाई? और ये दूसरा सेल है, मेटालिक सेल है दोनों, इसका रेडियस है 2 है। कितना है? कितना? 2. ठीक है, इसका ए है, इसका 2 है, ठीक है? इस पे चार्ज क्यू है और इस पे भी चार्ज क्यू है, दोनों पे कितने चार्जेज हैं? क्यू। और यहाँ एक स्विच लगा हुआ,
ठीक है भाई, अभी स्विच खुला हुआ है, राइट? डायग्राम बना लिए? राइट नाउ द स्विच इज ओपन। Yes, sir. हाँ, क्वेश्चन है, व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? स्विच को क्लोज करने के बाद कितना हीट प्रोड्यूस होगा, ये बता। ठीक है भाई, बताओ। अभी जो बात मैंने लिखवाई है उसी का एप्लीकेशन है ये। ठीक है, क्वेश्चन इज व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस्ड आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? बताइए। दोनों मेटालिक सेल हैं, दोनों पे चार्ज क्यू और क्यू दे रखा है, स्विच खुला हुआ है, नाउ द स्विच इज क्लोज्ड, एंड हाउ मच इज हीट प्रोड्यूस्ड इन द सिस्टम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? दैट इज द क्वेश्चन। Sevan, now internet connection is all right at your place? Sevan, am I audible? क्यों शिवांग, मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? इंटरनेट में लगता है दिक्कत है। ठीक है भाई, क्लियर है? चलें, कंटिन्यू करें?
हो गया भाई, सबको आ गया समझ में? अच्छा ये बताओ, इस सिस्टम का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है? यस वर्धन आप बताइए, व्हाट इज द इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम? I ask you what is the initial potential energy of the system, कैसे निकालेंगे? यहाँ कितने सेल्फ एनर्जीज हैं? 2 और इंटरेक्शन एनर्जी कितने हैं? 1 तो बताओ सेल्फ एनर्जी क्या क्या है? सेल का क्या है? पहले इनर सेल का। KQ²/2 है। बिल्कुल सही है। और आउटर सेल का? KQ²/4 है। हाँ। और इंटरेक्शन एनर्जी कितना है? अंदर वाले की वजह से आउटर के सरफेस पे क्या पोटेंशियल? देखो इंटरेक्शन एनर्जी जब भी निकालेंगे ना, पोटेंशियल ड्यू टू अदर बॉडीज इनटू चार्ज ऑन दैट बॉडी कर देना, ठीक है? ऐसे करके निकालते हैं इंटरेक्शन एनर्जी, ठीक है? इस तरह से। तो बताओ क्या है? सर एक बार रिपीट करना। जब भी हम लोग इंटरेक्शन एनर्जी निकालेंगे ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्यू टू अदर बॉडी या बॉडीज इनटू चार्ज ऑन दैट बॉडी, ऐसे निकालेंगे। तो बताओ इनर सेल की वजह से आउटर सेल की सरफेस पे क्या पोटेंशियल? व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ आउटर सेल ड्यू टू इनर सेल? इनिशियल कंडीशन बताना, यानी स्विच अभी खुला हुआ। सर इनिशियल में तो सिर्फ सेल्फ एनर्जी लेंगे। क्यों? और इंटरेक्शन एनर्जी नहीं लोगे? सिस्टम में दो बॉडी है ना भाई। सर अभी तो बस स्विच खुला हुआ है। अरे स्विच खुला हुआ है ना, और बॉडी चार्ज है तो दोनों बॉडी पे है, तो इनर वाले की वजह से आउटर के सर्फेस पे पोटेंशियल नहीं होगा। यस सर। तो फिर देखो सिस्टम में जितनी बॉडी होंगी ना, जब हम एनर्जी ऑफ द सिस्टम लेंगे, तो जितनी भी बॉडी में चार्ज होंगे सभी के सेल्फ एनर्जी, और जितना भी पेयर बनेगा उस सबका पोटेंशियल एनर्जी लेना, ठीक है? यस हाँ। तो बताइए, यहाँ पे एक ही पेयर बन रहा है, दो बॉडी होंगी तो एक ही पेयर बनेगा ना। तो इनर वन की वजह से आउटर के सर्फेस पे क्या पोटेंशियल? ठीक है, सेल्फ एनर्जी तुमने सही निकाला है। इनर सेल का सेल्फ एनर्जी क्या होगा? के Q²/2 है। आउटर सेल का सेल्फ एनर्जी क्या होगा? क्योंकि चार्ज उस पर भी क्यू ही है, KQ²/2 है। ठीक है भाई। अब क्या करेंगे, इंटरेक्शन एनर्जी निकालने के लिए किसी एक की वजह से दूसरे पोटेंशियल देखेंगे। तो अगर मैं इनर की वजह से आउटर की सरफेस पे पोटेंशियल देखूं तो क्या फॉर्मूला होगा? सर ये ना के भाई। Q3/2 है। हाँ, और इंटू क्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बाहर वाले पे क्या चार्ज है? Q। ठीक है, तो ये हो गया, ठीक है। यानी शुरू में ये एनर्जी है सिस्टम, यानी इसको मैं सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ, Q² सब में है, बाकी न्यूमेरिकल निकालो, 1/2 1/4 प्लस 1/2, 5/4 आ रहा है ना। यस सर 5/4। ये तो पूरे सिस्टम की एनर्जी हो गई, ठीक है भाई, बिफोर क्लोजिंग द स्विच, राइट? यस सर। हाँ। अब हमने स्विच को क्लोज किया, तो स्विच को क्लोज करने के बाद क्या होगा भाई? So now what will happen after closing the switch? Sevang, am I audible? ओके। शिवांग मेरी आवाज आ रही है आपको?
कुछ कनेक्शन, चलो एनीवे, तो बताओ हमारे सिस्टम की इनिशियल सेल्फ एनर्जी कितनी आ गई? ये आ गई, ठीक है। Yes. अच्छा अब बताओ जब हम स्विच को क्लोज कर देंगे तो क्या होगा? व्हाट विल हैपन आफ्टर क्लोजिंग द स्विच? सर जो उन दोनों का चार्ज हो, ट्रैवल करेगा तो सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा? आउटर सरफेस। यस, मैंने बताया ना, अगर क्लोज कंडक्टिंग बॉडी है और उसके अंदर कोई कंडक्टर है तो जैसे ही दोनों को क्लोज करते हैं ना, सारा चार्ज बाहर चला जाता है, याद है ना? yes sir, यानी अब एक ही चार्ज बॉडी है, वो कौन है? आउटर शेल outer surface, आउटर सेल। उसका रेडियस क्या है? 2a तो चार्ज कितना है? 2q। तो बताओ अब क्या होगा? अब हमारे पास जब एनर्जी निकालेंगे तो एक ही एनर्जी मिलेगी। कौन सी एनर्जी? अब सोचो मेरे पास एक ही चार्ज बॉडी है, कौन? आउटर सेल, बस, ठीक है। Now in this system we are having only single charge body. What is that? Outer cell, correct? yes, तो बताओ हमारा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? k square by के q ध्यान देना square भाई, by हाँ, 2q का होल स्क्वायर बाय 2 into 2 है, राइट? Only the self energy of outer cell, right? Right? yes, हाँ, यानी ये के स्क्वायर में ये हो गया। तो अब अगर आपसे पूछे व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस, तो क्या बोलेंगे हम लोग? हीट प्रोड्यूस क्या होगा? 1/4 kq square by हाँ, 4. हीट प्रोड्यूस्ड होगा ui माइनस यू, इस पोटेंशियल एनर्जी का लॉस। तो आंसर इज बस ui माइनस यू। के स्क्वायर ये तो कॉमन आ ही जाएगा। ठीक है, डन। Yes sir, ओके, हेलो, हाँ, यस यू आर टॉकिंग। यस, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन। नहीं, अब अभी नहीं मैम, जब तक वो देंगे नहीं तब तक नहीं। थैंक यू। हेलो, yes sir हाँ बताइए क्या आंसर है आपका? समझ में आ रहा है? yes yes sir, यानी कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, जैसे हम कुछ क्लोज करें और आपसे पूछा जाए व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस इन द सिस्टम, तो बता दोगे? सर हम आउटर शेल का पोटेंशियल इनर शेल पे कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही बात है, जब हम इंटरेक्शन एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो ए का पोटेंशियल बी पे लें और बी के चार्ज से मल्टीप्लाई करें, या बी का पोटेंशियल ए पे ले और ए के चार्ज से मल्टीप्लाई करें, एक ही बात। लेकिन करना एक ही है, दोनों काम मत करना, क्योंकि उसी एनर्जी को आप डबल करते हो। क्योंकि एनर्जी ना हमेशा जो इंटरेक्शन एनर्जी होती है सिस्टम की होती है। तो जैसे हम ए की वजह से जब बी पे पोटेंशियल निकाल के बी के चार्ज से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इंटरेक्शन एनर्जी बिटवीन ए एंड बी क्या है? अब तुम निकालने के लिए एक काम कर सकते हो, ए का पोटेंशियल बी पे लेके बी के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या तुम ऐसा कर सकते हो बी का पोटेंशियल ए पे लेके ए के चार्ज से मल्टीप्लाई कर सकते हो, दोनों सेम रिजल्ट देगा। क्लियर है? yes sir तो कैन यू चेक इट हियर? अगर मैं खाली आउटर सेल का पोटेंशियल इनर पे लेता तो क्या होता है? खाली आउटर सेल की वजह से इनर सेल पे क्या पोटेंशियल आता है? बता सकते हो? आउटर सेल का इनर सेल पे क्या पोटेंशियल होगा? किसी भी सेल का जानते हो ना, अंदर के हर पॉइंट पे सेम पोटेंशियल रहता है और वही होता है जो सरफेस पे होता है। तो आउटर सेल की वजह से इनर सेल पे जो पोटेंशियल आता है वो क्या आता है? के क्यूब बाई 2 आता है, राइट? आता है क्या? इस वर्जन क्लियर है? किसी भी सेल के ऑल इनसाइड पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू चार्ज बाई रेडियस, ये होता है ना। yes,
तो यहाँ पे क्या आएगा, के क्यू बाई 2 आएगा। बी के आउटर सेल की वजह से इनर सेल के सरफेस पे पोटेंशियल देगा, तो यही होगा ना। जी सर। और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ए के चार्ज से। ए पे चार्ज कितना है, क्यू फिर कितना आया, वही आया जो यहाँ। हाँ और ए इसकी वजह से बी पे निकालते तो भी यही आता ना। जी सर। तो ए और बी मतलब जितने भी पेयर में उसमें से एक का पोटेंशियल दूसरे पे लेके उसका एनर्जी निकालते, ठीक है। एनर्जी दोनों का नहीं करना है, क्योंकि दोनों एक ही चीज है। एक का बी पे निकालो, बी का एक पे निकालो, एक जो पोटेंशियल एनर्जी होता है ना, पेयर प्रॉपर्टी होता है। किसका होता है, ए और बी सिस्टम का पेयर का प्रॉपर्टी है, ठीक है। आ रही बात समझ में, यस Yes. वर्धन, क्लियर हो बेटा। यस सर। हाँ तो इसको ध्यान रखना है, और ये आ गया, ठीक है। तो अब मैं ये उम्मीद करूंगा कि ऐसे कोई भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें हम लोग स्विच क्लोज करेंगे और एनर्जी लॉस पूछा जाएगा, तो आप बता दोगे, यानी आप क्या क्या बता दोगे, फाइनल एनर्जी बता दोगे, इनिशियल एनर्जी बता दोगे, ठीक है, चेंज इन एनर्जी बता दोगे, हीट प्रोड्यूस बता दोगे, ठीक है। तो जब भी आप स्विच को क्लोज करते हो Yes. और उसकी वजह से कोई मूवमेंट होता है ना, एनर्जी का हमेशा लॉस ही होता है, गेन कभी नहीं होता, ठीक है। तो सिस्टम अपने आप बाहर से एनर्जी लेके एनर्जी नहीं बढ़ा सकता, हमसे लूज कर सकता है, ठीक है, ठीक है, जी राइट। जब भी आप स्विच क्लोज करोगे तो सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी घटाएगा ही, बढ़ा नहीं सकता, ठीक है, ओके। ठीक है, क्लियर है। तो ये हो गया, इस Yes टाइप के sir. क्वेश्चन हमने किए, तो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद एक टर्म आता है सिल्डिंग। हैव यू हर्ड अबाउट सिल्डिंग वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एक टर्म होता है सिल्डिंग, सुना है तुमने कभी, जैसे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह में सिल्डिंग के क्वेश्चंस यूज करते हैं हम लोग। सिल्डिंग का मतलब क्या होता है, सिल्डिंग का मतलब ये होता है कि इफ एनी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट और बॉडी इज सराउंडेड बाय मेटालिक सरफेस, ठीक है, देन outer field will not have any impact on inside body। यानी बाहर से कोई फील्ड लगाओगे भी तो बाहर के फील्ड या बाहर के चार्ज का कोई इम्पैक्ट अंदर नहीं होगा, अंदर हमेशा फील्ड जीरो ही। समझ में आ रही बात, यानी शिल्डिंग का मतलब क्या होता है, लिख लो। तो वी आर गोइंग टू सी द इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग, टॉपिक का नाम दे दो, इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग। स्पेलिंग से लिखा है ना भाई, स्पेलिंग में मुझे कंफ्यूजन होने लग जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक शिल्डिंग का मतलब क्या होगा, इफ ए लिखो, इफ ए इंस्ट्रूमेंट if a instrument or body is placed inside closed metallic surface, और ये क्लोज मेटालिक सरफेस है और इसके अंदर कोई बॉडी प्लेस्ड है, ये बॉडी भी हो सकता है और क्या हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ठीक है। इफ एन इंस्ट्रूमेंट और बॉडी इज प्लेस्ड इनसाइड ए क्लोज मेटालिक सरफेस, ठीक है, ठीक है। Yes. इलेक्ट्रिक फील्ड inside will remain zero, electric field inside will remain zero, even some external field is applied, even some external field is applied,
at the outer surface of closed body or charge is placed beyond that. ठीक है भाई, यानी अगर बॉडी के अंदर पहले क्या फील्ड जीरो था, अगर आप बाहर से फील्ड लगा दोगे तो भी अंदर बॉडी के अराउंड में फील्ड क्या रहेगा, मतलब अंदर का फील्ड क्या रहेगा, हम कोई फील्ड लगा देंगे, ये अप्लाइड फील्ड है मान लो, तो भी अंदर का फील्ड क्या होगा, जीरो रहेगा, ठीक जीरो। है। या बाहर चार्ज का, ठीक है, और बाहर अगर कोई चार्ज मूवमेंट भी क्रिएट कर दे तो क्या अंदर कोई चेंज आएगा क्या, नो सर। ठीक है, इसी को बोलते हैं शील्डिंग, ठीक है। यानी इंस्ट्रूमेंट्स को, बॉडीज को सेफ रखने के लिए कई बार हम लोग क्या करते हैं, उसको मेटालिक सरफेस से सराउंड कर देते हैं, ताकि क्या हो, बाहर अगर कोई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फील्ड कंडीशन में कोई चेंज भी हो तो भी इंस्ट्रूमेंट को कोई फर्क ना पड़े, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर जीरो ही रहे, ठीक है। इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। लेकिन एक और बात ध्यान देना, ये बात जो मैंने कही वो तभी तक हुई जब अंदर कोई चार्ज बॉडी ना प्लेस करे, ठीक है। यस। अगर मैं कोई बाहर से लाके एक और एक्स्ट्रा चार्ज अंदर प्लेस कर दूंगा तब क्या होगा, दिस थिंग इज ओनली ट्रू टिल वी डू नॉट प्लेस एनी एक्स्ट्रा चार्ज इनसाइड, ठीक है। जैसे कोई चार्ज अंदर प्लेस करेंगे उसका फील्ड तो होगा ही ना बॉडी, तो नेट फील्ड जीरो नहीं रहेगा। या स्टार मार्क करके लिख दो, स्टार मार्क करके यहाँ लिख दो, द नेट फील्ड इनसाइड इज नॉट एसेंशियली जीरो, the electric field inside is not essentially zero, ठीक है, if some extra charge is placed inside, electric field inside is not necessarily zero if some extra charge is placed inside, clear है भाई, ओके, राइट। जी सर। तो मतलब क्या हुआ, अगर किसी क्लोज मेटालिक सरफेस के अंदर कोई चार्ज बॉडी रख देंगे तो उसमें क्या फोर्स लगेगा भाई, सारे चार्ज सिस्टम का नेट फील्ड अंदर क्या है, जीरो है ना, तो उसमें क्या फोर्स लगेगा, जीरो। हाँ, ठीक है भाई, चले आगे। यस। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं हमेशा कि, ठीक है भाई, क्वेश्चन करें एक, जी सर। ठीक है, यानी मेटालिक बॉडी के अंदर अगर आपको चार्ज रख भी देंगे तो उसमें फोर्स क्या लगेगा, जीरो, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, मतलब आसान सा क्वेश्चन है बट लॉजिकल है और मैथमेटिकली कुछ मुश्किल है। ये मान लो एक सेल है और ऐसा एक अरेंजमेंट है, मान लो यहाँ पे कोई चार्ज क्यू रखा होगा, ठीक है, और ये डिस्टेंस है आर, क्या है, और यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा हुआ, पूरा सिस्टम रेस्ट पे है ऐसा दिया हुआ, यानी ये भी क्या है, ये आर बाई टू, क्योंकि ये क्या है, ठीक है। तो चार्ज क्यू कहाँ रखा हुआ है, यहाँ, ठीक है। अब ये मेटालिक सेल है, क्या क्या ये, मेटालिक शेल। हाँ, मतलब एक मेटालिक सेल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है,
ठीक है, उसके अंदर सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे पॉइंट है रेस्ट पे, और बाहर भी चार्ज रखा हुआ, पूरा सिस्टम फाइनली रेस्ट पे। ठीक है, बाहर चार्ज कहाँ रखा हुआ? सरफेस से क्यू r distance. r डिस्टेंस पे। कैसे रखा हुआ दिख रहा है ना डायग्राम? Yes, sir. हाँ, और ये सेंटर वाले लाइन पे ही है, ये सेंटर और पॉइंट चार्ज वाले लाइन पे ही है, ये सेंटर है मान लो। ठीक है, दिख रहा है ना? ओके, जी सर. ठीक है। क्वेश्चन है, लिखिए जरा। क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज, ठीक है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सेल? ठीक है, क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन चार्ज इनसाइड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सेल? सेल पे जो इंड्यूस्ड चार्ज आया है उसके वजह से अंदर जो चार्ज रखा है उस पर नेट फोर्स क्या है? व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज इनसाइड ड्यू टू इंड्यूस्ड चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ सेल? बताइए। ये आसान सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल है, बट मेन स्टूडेंट्स लाइक, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, एडवांस। अंदर जो चार्ज रखा हुआ उस पे इंड्यूस चार्ज, यानी सेल पे जो भी चार्ज का मूवमेंट हुआ हो, उन मूवमेंट की वजह से नेट फोर्स क्या लगा? मतलब क्यू पे मैं नेट फोर्स नहीं पूछ रहा हूँ, क्यों, क्या पूछ रहा हूँ? सेल के सरफेस पर जो चार्ज का मूवमेंट किया हुआ है इस सिचुएशन में, उन सब की वजह से अंदर के चार्ज पे क्या फोर्स? कुछ समझ में आ रहा है? आई एम गेटिंग सम आंसर, लेट मी टेक। यशवर्धन ने आंसर दिया 0। नहीं, जानते हो यशवर्धन, नेट फोर्स 0 है, लेकिन मैंने नेट फोर्स तो पूछा नहीं है। If I ask you what is the net force on the charge inside the cell, your answer will be 0, right? Yes, sir. But I am not asking you that. What I am asking is, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? Force due to induced charge. हाँ, इंड्यूस चार्ज। इंड्यूस चार्ज का मतलब ये होगा कि जैसे मैं बाहर पे चार्ज लाया हूँ, तो बताइए। मैं सॉल्व कर दूं या क्लियर है? मुझे बताओ, इस सिचुएशन में ये जो अंदर क्यू है उसको नेट फोर्स क्या लग रहा होगा? व्हाट इज द नेट फोर्स फील्ड ड्यू टू आउटर चार्ज, एंड आउटर चार्ज की वजह से बताइए क्या आंसर है? Four KQ square by 9 R square. बिल्कुल सही। या हम लोग ऐसे सोचेंगे, द नेट फोर्स जो है वो 0, ठीक है, नेट फोर्स जो है क्यू पे वो है 0। नेट फोर्स किसका सम है?
कैपिटल क्यू, जो आउटसाइड कैपिटल क्यू उसकी वजह से जो फील्ड आएगा उसका, और जो इंड्यूस्ड होगा उसका। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में? Yes sir. हाँ, यानी इंड्यूस का जो भी फोर्स है वो हम लोग क्या बोलोगे, तो इंड्यूस चार्ज की वजह से जो भी फोर्स लगेगा, क्या मैं इसको माइनस एफ क्यू लिख सकता हूँ? ठीक है, यानी जो क्यू है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा, तो क्यू की वजह से क्या फोर्स लगेगा, एफ क्यू क्या है, एफ क्यू है के क्यू इंटू क्यू बाय स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, कितना है, r by 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी हो गया क्या, एफ क्यू इक्वल टू व्हाट, माइनस दिस, यानी माइनस के क्यू माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाय 9 स्क्वायर। ठीक है, माइनस का मतलब किधर, राइट की लेफ्ट, नेट हाँ, तो अब है ये इधर राइट की तरफ लगा होता है, लेफ्ट की तरफ, तो आंसर होगा ये होगा, माइनस का मतलब लेफ्ट की तरफ, माइनस का मतलब क्या है, तो जो इंड्यूस चार्ज है वो जो फोर्स लगा रहा हूं किस पे, वो इतना लगा रहा हूं। ठीक है भाई, राइट। Yes sir. ठीक है, यानी आपको ये ध्यान देना है, किसी क्लोज मेटेलिक सरफेस के अंदर कोई चार्ज पार्टिकल है तो उसमें नेट फोर्स क्या होगा, जीरो। हालांकि उस नेट फील्ड भी जीरो होगा, यानी उस नेट फील्ड में किसका किसका रोल होगा, जिसके रिएक्शन में जो चार्ज आए हैं उनका भी रोल होगा। ठीक है, राइट। Yes sir. हाँ, इस तरह से हमने इसके उसको सॉल्व कर लिया। तो मैं ऐसा, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, ये मेंस में वगैरह में काफी क्वेश्चन इस टाइप के आते रहते हैं, कर लोगे। Yes sir. इसी प्रोसेस को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक शेल्डिंग बोलते हैं, यानी आप किसी भी क्लोज मेटालिक सरफेस के अंदर कोई बॉडी रखेंगे तो उसके अंदर नेट फील्ड जीरो होगा, चाहे भले ही आप बाहर चार्ज का मूवमेंट करा दो या बाहर कोई फील्ड लगा दो। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं पूछता व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द इनर चार्ज तो वो जीरो हो जाएगा, लेकिन मैं पूछूं खाली सेल की वजह से क्या हुआ, तो जो पॉइंट चार्ज वजह से लगा उसको आप पूछो। ठीक है, राइट, आगे बढ़ू। Yes sir. हाँ, अब हमारा अगला पार्ट क्या है यहाँ पे, और क्या करना था हमको, रिस्टार्ट सेल्टिंग के बाद मैंने कहा था कैपेसिटेंस। ठीक है ना भाई, अब कैपेसिटेंस और कैपेसिटर दो वर्ड है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस। ठीक है, कैपेसिटर इज अ डिफरेंट वर्ड, कैपेसिटेंस, कैपेसिटर क्या है, ठीक है, और कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटेंस हम किसी बॉडी के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका यूज कब किया जाता है, जब हम लोग चार्ज स्टोर करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ बॉडी लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं कैपेसिटेंस की बात करूंगा, फिर कैपेसिटर पे। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक सेल है। ठीक है, मुझे बताओ ये इंटरेक्टिव होगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ये मान लो सेल है, इसका रेडियस आर क्या है, रेडियस ऑफ द सेल इज से आर, हाउ मच, and this point is R. सेंटर, सेल को मैंने क्यू चार्ज दिया, कितना, so charge on the cell Q. I have placed is Q. ठीक है, तो can you tell me what is the potential of the surface, जल्दी जल्दी बताओ, मतलब मैं इंटरेक्टिव थोड़ा बनाना चाह रहा हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट मैं बताऊँ थोड़ा तुम्हारे दिमाग में घुसे, इसलिए इंटरेक्टिव बना रहा हूँ। मैं चाहूँ तो एक लाइन लैंग्वेज देकर नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जो पूछ रहा हूँ तुमसे बस इतनी इसको इंटरेक्टिव बनाने की, मतलब क्या पोटेंशियल है सरफेस पे, बताइए, व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सरफेस ऑफ द सेल राइट नाउ, जल्दी से बताइए। Zero. हाँ, सरफेस ऑफ द सेल पे पोटेंशियल का फॉर्मूला Q बाय RT होता है, K इनटू चार्ज Yes बाय sir. रेडियस है। Yes sir. Yes sir. हाँ, तो Q बाय R आ गया। अच्छा, और चार्ज और तो Q बाय V कितना आया भाई, Q तुमने बता दिया मुझे, मतलब V बता दिया, और मैं पूछूंगा व्हाट इज Q बाय V, तो क्या आंसर, R by K. हाँ, R बाय K, और K होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, तो 4 पाई एप्सिलॉन R बोल सकते हैं। Yes sir. ठीक है, अच्छा अगर 2Q कर दूं तो, चार्ज को अगर Q 2Q कर दिया तो नया पोटेंशियल क्या होगा, K 2 KQ by R. यानी डबल हो गया क्या,
Yes, sir. अच्छा, और क्यू बाई वी क्या होगा? व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ क्यू बाई वी, यानी चार्ज अपन पोटेंशियल? व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज अपन पोटेंशियल? सर वो हाफ हो जाएगी। नहीं, ध्यान से सोच के जवाब दो, इसीलिए मैंने क्वेश्चन नहीं पूछा। व्हाट इज द न्यू वैल्यू ऑफ चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यानी व्हाट इज द न्यू चार्ज, व्हाट इज द न्यू पोटेंशियल, उसको डिवाइड करो, बताओ क्या? सर 4 pi epsilon naught r by 2। अरे भाई आंसर सेम ही आएगा जो पहले आया था। क्या आया था? क्योंकि भाई जो पोटेंशियल चार्ज और पोटेंशियल का रेशियो आएगा वो चेंज नहीं होगा, वो उतना ही रहेगा, सेम आएगा, वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r ही आएगा। चेक करो आ रहा है कि नहीं? सर जो चार्ज डिवाइड करेंगे वो भी 2 क्यों लेंगे? चार्ज ऊपर डिवाइड नहीं न्यूमरेटर किया में। है, चार्ज आधा कर दिया, मतलब आधा चार्ज मैंने ला दिया एक जगह, अब आधा ही चार्ज। तो अब बताओ नया पोटेंशियल क्या है, और नया चार्ज अपन पोटेंशियल का रेशियो क्या है? अरे सीधी बात है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चार्ज मैंने आधा किया तो पोटेंशियल एट सरफेस आधा नहीं हुआ, हुआ ना? हाँ अरे सर। पोटेंशियल का फॉर्मूला मान लो के क्यू बाई आर है, अब मैं चार्ज को डबल कर दूंगा तो पोटेंशियल भी डबल हो जाएगा ना, जी सर। ट्रिपल कर दूंगा तो क्या होगा? ट्रिपल हो जाएगा। आधा कर दूंगा तो क्या होगा? हाफ हो जाएगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्यू बाई वी का रेशियो क्या मिलेगा मुझे? मतलब उस समय जो भी चार्ज है और जो पोटेंशियल उसका रेशियो में निकालना चाह रहा हूँ। क्या रहा यहाँ पे? मान लो चार्ज क्यू है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा? पोटेंशियल हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यार, यही होगा ना भाई? तो क्यू बाई वी क्या रहा है? ठीक है, यस सर। तो इसको ये जो टर्म आ रहा है, जो एज ए रिजल्ट जो टर्म आ रहा है क्यू बाई वी, उसमें क्यू आर है क्या? क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्यू बाई वी में क्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है? If I calculate Q upon V, do I get Q or not? नो सर। नहीं यार, यानी ये जो क्वांटिटी हम निकाल रहे हैं Q by V, क्या चार्ज से कोई मतलब है? नो सर। पोटेंशियल से? नो सर। नो सर। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं चार्ज बढ़ा दूंगा तो पोटेंशियल उसी रेशियो में बढ़ जाएगा, घटा दूंगा तो पोटेंशियल उसी रेशियो में घट जाएगा, ये मतलब हुआ ना भाई? यस सर, यस। इसी टर्म को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं, ये सिर्फ ज्योमेट्री पे डिपेंड। क्या इसे आइसोलेटेड कंडक्टर का कैपेसिटेंस क्या है? चार्ज ऑन इट अपन पोटेंशियल Q by V. This term is called capacitance of the conductor. It is independent of the charge placed. ठीक है? ठीक है? यस सर। अब लैंग्वेज दे दो, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करो कैपेसिटेंस। ठीक है भाई, यहाँ मैंने कैपिटल सी लिखा है, देख लो, देखो, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज डिफाइंड दैट द रेशियो ऑफ चार्ज एट इट अपॉन पोटेंशियल एट इट्स सरफेस। The capacitance of an isolated conductor is defined as the ratio of charge on it upon potential at its surface. ठीक है? Right? Right? बताइए। यस सर। यस। यानी किसी भी कंडक्टर का चार्ज और पोटेंशियल का जो रेशियो है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपेसिटेंस। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड। ठीक है? इट ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। ये भी लिख लो, इट ओनली डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द कंडक्टर। ठीक है? इसी को हम लोग कैपेसिटेंस डिफाइन करते हैं, और ये क्या है? ज्योमेट्री डिपेंडेंट। जैसे सेल का पूछेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? करेक्ट? ठीक है, इसी को हम लोग कैपेसिटेंस बोलते हैं। ठीक है? और अगर यस किसी भी सर। आइसोलेटेड कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस होता है, ठीक है, वो लैंग्वेज में डिफाइन करना बड़ा आसान है, बस प्रैक्टिकली कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। ये सेल और स्फीयर के केस में ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं। जैसे कंडक्टिंग स्फीयर हो रहा, सारा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा, कहां चला जाएगा?
ये ध्यान दो, ये कैपेसिटेंस हमेशा कंडक्टिंग बॉडी की प्रॉपर्टी होगी, डाइलेक्ट्रिक स्फीयर नहीं कि चार्ज पूरे अंदर वॉल्यूम में रहे। जैसे आप किसी स्फीयर में जो भी चार्ज दोगे कंडक्टिंग स्फीयर में, सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? मान लो कोई कंडक्टिंग बॉडी है और उसमें कोई चार्ज देंगे तो सारा चार्ज कहाँ आ जाएगा? सरफेस पे। हाँ, ठीक है। तो ये इतना अच्छा मैथमेटिकल रिजल्ट खाली सेल के केस में देता है, वहीं इसमें देते ही नहीं। तो इनफैक्ट हम लोग अप्रोच की बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंडक्टिंग बॉडी के लिए अगर मैं पूछूंगा व्हाट इज कैपेसिटेंस, तो क्यू बाई वी, क्यू क्या है? चार्ज ऑन इट, वी क्या है? पोटेंशियल है, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है ना, रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड ज्योमेट्री, रिजल्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज एंड सरफेस पोटेंशियल, ठीक है। ओके, Yes, sir. यस सर। मतलब इसका मतलब चार्ज डबल करेंगे तो पोटेंशियल एट सरफेस भी डबल हो जाएगा, चार्ज आधा करेंगे तो पोटेंशियल एट सरफेस भी आधा हो जाएगा, ठीक है भाई। हाँ सर। हाँ, Yes, sir. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंडामेंटल बात है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे। अब क्वेश्चन आता है, हाउ डू यू डिफाइन द एनर्जी ऑफ ए कैपेसिटर, ठीक है। मतलब किसी भी कंडक्टर की एनर्जी कैसे दिखेगी, स्टैटिक एनर्जी कैसे? तो अब जानते हैं आपके, मान लो हम लोग अगर कैपेसिटेंस को सी बोल रहे हैं और क्यू चार्ज दिया तो पोटेंशियल क्या आया? लिख लो, एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज गिवन एज। Sir, ये क्वेश्चन है। हाँ, बस एक लाइन बस लिखवा रहा हूँ, एंड एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड कंडक्टर इज गिवन एज, ठीक है, वी डी क्यू का इंटीग्रेशन 0 टू यानी क्यू बाई सी डी क्यू क्या आ गया? क्यू स्क्वायर बाई 2, ठीक है। ओके, सी क्या जानते हो ना भाई, ठीक है। ये कौन सी एनर्जी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रोस्टैटिक। सिंगल चार्ज बॉडी के केस में ये सेल्फ एनर्जी भी हो सकता है, यस सर। ठीक है। जैसे मान लो कहें एक सेल पे क्यू चार्ज दे दिया तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम, बता सकते हो? मतलब अगर वापस इस सिचुएशन में जाएं तो व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम? इसमें पूछ रहे हैं। We have a cell of radius capital R, charge given to it is Q, capital Q. What is the energy of the system? क्या कहेंगे आप? What do you say? सर के क्यू स्क्वायर अपॉन में 2r। बिल्कुल, क्योंकि उसका वेट हुआ। अब देखो, अब सेल्फ एनर्जी का फॉर्मूला देखो, वही फॉर्मूला है ना। तो सिंगल मेटालिक बॉडी में अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालेंगे तो वही होगा जो सेल्फ एनर्जी है ना। तो उसको कैपेसिटर कितना निकालोगे, जैसे निकालो सेम ही, ठीक है भाई। सर वो क्यू स्क्वायर बाय 2c है। हाँ, और सी क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर है। यस सर। एक ही बात हो गया ना, वही आ गया ना, क्योंकि उसका वेट हुआ आ गया जो कि यस सेल्फ सर। एनर्जी का फॉर्मूला है, ठीक है। ओके, डन। तो सिंगल कंडक्टर के लिए जो उसका सेल्फ एनर्जी है वही उसका स्टैटिक एनर्जी है, ठीक है। और ठीक है, यस सर। हाँ, ओके। अब आते हैं हम लोग कैपेसिटर वर्ड पे, ठीक है। अभी हमने आइसोलेटेड कंडक्टर की बात की, कैपेसिटर वर्ड जो है वो थोड़ा अलग, कैपेसिटर या कंडेंसर, ठीक है। एक्चुअली कैपेसिटर और कंडेंसर जो है वो एक्चुअली पर्पसफुल वर्ड है। पर्पसफुल का मतलब क्या है? हम लोग कई बार ना इलेक्ट्रिक सिस्टम में ऐसा अरेंजमेंट चाहते हैं जो चार्ज को स्टोर करे, ठीक है। क्या करे? चार्ज को स्टोर करे। और उस चार्ज को स्टोर करने के स्टोर। पर्पज से हम लोग अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर्स क्रिएट करते हैं, उसी को हम लोग कैपेसिटर का नाम, क्या है, ठीक है। और उसमें चार्ज कैपेसिटर। स्टोर होता है तो उसके बीच के फील्ड होता है रीजन में, तो उससे करस्पॉन्डिंग एनर्जी भी होती है, इसी को हम लोग कैपेसिटर, ठीक है। लिखो, अब वर्ड दो कैपेसिटर है ऐसी टाइप की चीज, लेकिन थोड़ा सा अंतर है दोनों। इनफैक्ट कैपेसिटेंस हम लोग किसी भी आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए डिफाइन करते हैं, बट कैपेसिटर एक स्पेसिफिक वर्ड है जिसका पर्पस है। कैपेसिटर इज
A capacitor is arrangement of conductors. ठीक है, A capacitor is arrangement of conductors. Usually दो ही होता है. A capacitor is arrangement of conductors. ठीक है, A capacitor is arrangement of conductors to store charge and energy. ठीक है, A capacitor is arrangement of conductors to store charge and energy. ठीक है, ठीक है, in the space between conductors. ये भी ध्यान देना, in the space between conductors. हम क्या क्या चाहते हैं? हम चार्ज स्टोर करना, और क्या चाहते हैं? एनर्जी स्टोर करना, और क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बस बीच में ही रहे, कहीं दूर तक ना फैले. दूर तक क्यों नहीं फैले? मान लो हम किसी सर्किट में किसी कैपेसिटर को यूज कर रहे हैं, हम क्या चाहेंगे कि उसका जो भी इम्पैक्ट है, जो भी फील्ड है, वो बीच में रहे. मान लो दूर दूर तक फैलता रहेगा, नाम नहीं भी जाते, वहां भी फील्ड इफेक्ट करेगा ना भाई. अरे मेरे पास समझ में, ठीक है. यानी जैसे मान लो, देखो हमने क्या किया, जैसे एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा तुमको ये मैं क्या कह रहा हूँ. क्योंकि ये मान लो एक सेल है, ठीक है, आइसोलेटेड सेल है, इसको मैंने कोई चार्ज दे दिया, तो बताओ इसका फील्ड कहाँ तक है? इन्फिनिटी तक. यानी यहाँ मान लो कोई इंस्ट्रूमेंट रखा हो तो उसमें भी कुछ ना कुछ फील्ड लगेगा ना भाई. दूर जाएगा तो कम फील्ड हो जाएगा, लेकिन फील्ड आएगा ना कुछ. यस सर. ये हम चाहेंगे क्या? हम कोई ऐसा इक्विपमेंट चाहेंगे जिसका फील्ड एकदम दूर दूर तक है. इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऐसा इक्विपमेंट चाहेंगे? डिसाइड होगा ये? यस सर. नहीं, ये हम नहीं चाहेंगे. तो चाहेंगे, हम चाहेंगे कि मान लो हमको एनर्जी स्टोर करना है, तो एक ऐसा डिवाइस मतलब स्पेसिफिक रीजन में एनर्जी स्टोर करे. दूर दूर तक फैला दे तो उससे क्या फायदा? वो तो जहां नहीं भी हमको चाहिए वहां भी फील्ड देने लगेगा, तो हमको तो सिस्टम खराब ही करेगा ना. ये तो यस अभी मतलब हम कोई ऐसा सिस्टम मिल गया है जिसमें हम चार्ज देते हैं और वो दूर दूर तक फील्ड दे रहा है. ये मेरे लिए अच्छा है या बुरा है? सर, बुरा होगा. बुरा होगा, क्योंकि इसका मतलब ये इन्फिनिटी तक फील्ड दे रहा है, तो जहां हमको नहीं चाहिए वहां भी फील्ड दे रहेगा ना ये. हाँ सर. तो ये अच्छा कैसे हुआ? अच्छा नहीं हुआ. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यूजुअली क्या करते हैं, दो अरेंजमेंट. जैसे मान लो ये सेल है, मान लो ए रेडियस का, क्या है, इसको सराउंड कर दिए एक दूसरे मेटेलिक सेल से. ठीक है, इसका रेडियस बी है, मान लो क्या है, बी. ये सेंटर है, वो नंबर. अब मान लो इस पे और इस पे मैं माइनस क्यू चार्ज दे दूं, तो क्या होगा? यहाँ प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू. ठीक है, अब माइनस क्यू कैसे दोगे? तो अलग अलग तरीका. मान लो इसको हमने अर्थ कर दिया. जानते हो जब आउटर मोस्ट बॉडी अर्थ होता है तो आउटर सरफेस पे कोई चार्ज होता है? बोलो. मान लो आउटर मोस्ट बॉडी को अर्थ करेंगे तो आउटर मोस्ट सरफेस पे कोई चार्ज होगा कि नहीं होगा? नो सर. नहीं होगा. नहीं होगा ना भाई? नहीं होगा. नो सर, नहीं होगा. नहीं होगा. तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ क्यू है तो यहाँ माइनस क्यू है, तो यानी बीच में जो भी फील्ड होगा ना वो ऐसे हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ. बाहर कोई फील्ड नहीं होगा. क्यों? कि बाहर तो फील्ड नहीं होगा ना, ये बताया था मैंने. ठीक है, तो यानी Yes, अब sir. इस अरेंजमेंट में अगर मैं कोई चार्ज यहाँ रख रहा हूँ तो जो भी फील्ड एनर्जी स्टोर तो हो रही है, लेकिन कहाँ स्टोर हो रही है? एक एनर्जी क्रिएट हो रहा है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक क्रिएट हो रहा है? इसी रीजन में क्रिएट हो रहा है. स्पेस में. हाँ सर. हाँ, ये कहीं भी इन्फिनिटी पे जाके फील्ड नहीं जनरेट कर रहा. समझ में आया? यस सर. तो कैपेसिटर में तीन बातें होती है. अरेंजमेंट हमने क्यों क्रिएट किया है? ताकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन में रहे और एनर्जी भी एक रीजन में रहे. ठीक है, स्पेसिफाइड रीजन में. तो इसलिए इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? कैपेसिटर. हाँ. अब कैपेसिटर में क्या होता है पता है? एक बॉडी पे हम लोग चार्ज देते हैं, दूसरे को अर्थ कर देते हैं. तो जैसे मान लो यहाँ मैंने इनर वाले को चार्ज दे दिया और आउटर वन को अर्थ कर दिया. ठीक है. यस सर. यस. हाँ, तो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इज डिफाइंड है. चार्ज हमेशा हम किसको देंगे? जो अर्थ नहीं है, क्योंकि जो अर्थ है वो तो अर्थ से कुछ भी चार्ज दे सकता है ना भाई. बताया था ना मैंने. अर्थ का मतलब क्या होता है?
का मतलब होता है यू हैव जॉइंड द बॉडी टू ए वेरी इनफाइनाइट चार्ज सोर्स, कितना चार्ज चाहिए वो ले सकता है, दे सकता है, ठीक है। तो इसके लिए जब भी हम चार्ज देंगे तो किसको देंगे? इनर। हाँ, यानी जो अर्थ नहीं है उसको, ठीक है। तो मान लो उसको मैंने क्यू चार्ज दे दिया, तो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर में दो चीजें होती है, और जो कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर होता है वो ऐसे डिफाइन होता है, लिख लो। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज डिफाइंड एज C इज इक्वल टू Q बाई डेल्टा V, ठीक है, ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर इज गिवन एज व्हाट? C इज इक्वल टू Q बाई क्या? डेल्टा V। डेल्टा V, ठीक है। डेल्टा V क्या है? चेंज इन पोटेंशियल। Change in potential. हाँ, और Q किसका चार्ज है? जो बॉडी अर्थ में। हाँ, ठीक है, ओके। यहाँ पे ये लिख लेना, चार्ज इज गिवन टू ऑन द अर्थ बॉडी, ठीक है, ठीक है। चार्ज इज गिवन टू व्हाट? ठीक है, हियर Q रिप्रेजेंट द चार्ज ऑफ अन अर्थ बॉडी, ठीक है। Q represents charge of what? अनअर्थड बॉडी। और delta V represents the potential difference between that body and Earth's body. ठीक है, and delta V represents what? चेंज इन पोटेंशियल। Delta V represents the potential difference between द अर्थ बॉडी एंड द अनअर्थ बॉडी। नहीं, delta V represents the potential difference between unearthed body and Earth body. यानी practically speaking इस डायग्राम में अगर हम लोग बात करें, delta V क्या है? VA माइनस VB क्या है? ठीक है। अब VB क्या है बताओ? B इसको मान रहे हैं 0. 0, तो डेल्टा V को हम लोग VA भी बोल सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। Which is practically the potential of unearthed body, ठीक है। Which is practically potential of what? अनअर्थड। हाँ, ऐसे भी बोल सकते हैं। Which is practically potential of unearthed body, ठीक है। सर ये शेल कैपेसिटर है ना, दो कॉन्सेंट्रिक सेल्स हैं। तो इसको हम कैपेसिटर कहेंगे ना। हाँ, इसको कैपेसिटर कहेंगे। अरेंजमेंट ऑफ कंडक्टर जब भी जनरेट करेंगे ना, तो उसको हम लोग कैपेसिटर कहेंगे, क्या कहेंगे? और कैपेसिटेंस हम लोग किसी भी आइसोलेटेड बॉडी का भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बताया, राइट। यस। ठीक है, अब मुझे ये बताओ व्हाट शुड बी द फॉर्मूला। तो अब रिलेशन क्या क्या आ गया? सी में, क्यू में और वी में। यूजुअली हम लोग ना डेल्टा वी की जगह वी यूज कर लेते हैं, कई बार हम लोग कैपेसिटर का सब वर्क कर रहे होते हैं, तो डेल्टा वी को ही क्या लिख देते हैं? वी। लिखना गलत है कि सही है? डेल्टा सही इसलिए है कि डेल्टा वी अगर हम वी लिख रहे हैं, इसका मतलब हम लोग अनअर्थ बॉडी का पोटेंशियल ले रहे हैं। हाँ सर। ठीक है ना भाई, मतलब वी ले रहे हैं और क्या, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है। अच्छा, अब ये बताइए, तो कैपेसिटेंस में क्यू आ गया, सी हो गया, वी हो गया, और इनका रिलेशन आपको पता चले। क्यू क्या है? सी वी है, ठीक है। क्यू क्या है? सी वी। वी क्या है? क्यू बाई सी। क्लियर है? मतलब ये रिलेशन तो आ ही गए ना भाई हमारे। वी वी क्या है? वी मतलब डेल्टा वी, क्यू बाई सी। सी क्या है? क्यू बाई वी। क्यू क्या है? सी वी। क्लियर है ना? एक ही चीज को लिखने का अलग अलग तरीका है ना भाई। यस सर। ये सब रिलेशन तो हमारे पास है ही कैपेसिटर, जब भी कैपेसिटर नहीं है हम उसको बता सकते, ठीक है, ओके। इसके बाद एक और टर्म आता है, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है भाई। हाउ टू राइट द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है। तो मान लो अगर मैं चार्ज क्यू को डी क्यू चेंज करूं, तो किस पोटेंशियल पे चेंज किया? तो डी डब्ल्यू क्या हो गया? वी डी क्यू। क्यू बाई सी डी क्यू हुआ। मान लो चार्ज को क्यूब के ऊपर मान लो मैं
क्यू था और क्यू को डी क्यू चेंज किया तो कितना वर्क करना पड़ा, इतना करना पड़ा भाई। यस सर। तो बताओ अगर जीरो से लेकर कैपिटल क्यू चेंज करेंगे तो टोटल वर्क कितना करेंगे, जो टोटल वर्क नहीं है वही ना पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। कितना आ गया, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला हो जाएगा क्योंकि चार्ज चेंज करने से ज्योमेट्री तो चेंज नहीं होगी ना, तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना। क्या आ गया फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या बन गया, Q²/2C। समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब ये तो हो गया चार्ज और कैपेसिटेंस के टर्म में। अगर मैं इसी रिजल्ट को कैपेसिटेंस और पोटेंशियल के टर्म में लिखूं तो क्या लिखूं, क्यू को सीवी लिख दूंगा तो ऐसे बन जाएगा ना ये। हाँ सर। और अगर मैं इसी को क्यू और वी के टर्म में लिखूं तो क्या बन जाएगा, फाइनल चार्ज और वी के टर्म में। नहीं, सीवी को क्यू लिख यस। दिया। गुड, तो ये डिफरेंट फॉर्म्स है एनर्जी ऑफ कैपेसिटर, क्लियर है। ठीक है भाई, यस सर, क्लियर। ठीक है। यानी आपको क्या करना है, जब भी आपको कैपेसिटर निकालना है, जो भी मैनेजमेंट दूंगा उसको कैपेसिटर निकालना है तो आपको क्या करना है, अनर्थ बॉडी का पोटेंशियल लिख लेना है क्यू के टर्म में, और फिर सी इक्वल टू क्यू भी कर देना। आप देखिएगा जो रिजल्ट आएगा ना ऑब्वियसली वो ज्योमेट्री पे ही डिपेंड करेगा, चार्ज पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, ओके। और किसी भी कैपेसिटर का एनर्जी लिखना है तो हम चाहें तो उसको Q²/2 से लिखें या आप CV² लिखें या QV/2 लिखें, ये सब एक ही रिलेटेड रिजल्ट है। ठीक है भाई, यस सर। ठीक है, बात समझ में आ रही है। यस सर, यस। हाँ, अब हम लोग चलो ऐसा करते हैं कि अब इसको अप्लाई करते हैं, करें अप्लाई। तो लेट अस अप्लाई दीस थिंग्स, राइट। यस सर। ठीक है भाई। यस। तो अब हमारे जानते हो कैपेसिटर के पॉपुलर अरेंजमेंट्स हैं जिन पे हम लोग जात करते हैं। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक अरेंजमेंट है, 4-5 तरह के अरेंजमेंट। एक सबसे पॉपुलर है, मेनली जब हम कैपेसिटर की बात करते हैं उसी की बात करते हैं। बाकी उसके अलावा भी कुछ अरेंजमेंट है, 4-5 अरेंजमेंट्स हैं जिनको आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, कर लें। ठीक है, तो मैं लिखता चला जाता हूँ, उसमें कुछ ज्योमेट्री है जो समझना है और रिजल्ट है जो समझना है, जो तो आराम से तुमको समझ में आ जाएगा, बस 2 मिनट का काम, 5-5 मिनट का काम है, होता जाएगा। ठीक है, ओके, तो मैं नाम देता जाऊं। जी सर। हाँ, तो सबसे पहले मैं नाम देता हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्लियर है भाई, इसका मतलब क्या होता है, इसमें क्या होता है। ठीक है, तो इसमें 2 प्लेट होते हैं जो एक के पैरेलल रखते हैं हम लोग, इनको हम लोग इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं। क्यों मान सकते हैं, मतलब क्यों इनफाइनाइट प्लेट मान सकते हैं, इन प्लेट के बीच का डिस्टेंस डी है और मान लो इनका जो हाइट है वो एल मान लिया और विड्थ को बी मान लिया प्लेट्स का। ठीक है, तो डी जो होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है एल के कंपेरिजन में, और डी बहुत छोटा होता है किसके कंपेरिजन में, एल और बी के कंपेरिजन में डी बहुत छोटा है। तो इनको इनफाइनाइट प्लेट क्यों मान सकते हैं, मतलब बीच में कोई बैठा हुआ है, मान लो इन दोनों प्लेट के बीच में कोई पॉइंट पी है, पॉइंट पी से अगर कोई देखे तो ये प्लेट्स इनफाइनाइट लगेगी कि नहीं लगेगी। If someone observes the plates from point P, will he find that the plates are infinite? यस सर। हाँ, तो चूंकि इनके बीच का डिस्टेंस इतना कम होता है कि हमारे लिए प्रैक्टिकली बीच के पॉइंट के लिए कैसे है, इनफाइनाइट प्लेट। इनफाइनाइट। हाँ, और इसमें हम लोग क्या करते हैं, आउटर वन को अर्थ कर देते हैं, इसको अर्थ कर देते आउटर वन। हैं। ठीक है, चार्ज फिर किसको देंगे, इसको देंगे ना भाई, चार्ज किसको दिया, इसको। अगर मैं साइड व्यू देखो तो क्या डायग्राम बनेगा बता सकते हो, मतलब इस प्लेट को मैंने ऐसे साइड व्यू बनाने के लिए ऐसे बना दिया, इस प्लेट को, दूसरे प्लेट को ऐसे बना दिया साइड व्यू देखने के लिए, तो यही अर्थ है। ये ए है, मान लो ये B है। तो मान लो यहाँ पे चार्ज क्यू है,
डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा बता सकते हो? यहाँ क्या चार्ज होगा? सर नो चार्ज, जीरो। अब यहाँ जीरो होगा तो यहाँ क्या चार्ज होगा? यहाँ पे भी 0 क्यों? सर, क्योंकि वो था, बताया था आपने। हाँ, आउटर मोस्ट सरफेसेस पे सरफेस चार्जेंटी बराबर होंगी। यस सर, यस। अब ये अर्थ है तो जीरो है, तो ऑब्वियसली यहाँ जीरो। ठीक है, यानी जो भी क्यू हमने डाला वो कहाँ यहाँ आ पे गया? Q हाँ, यहाँ -Q। हाँ, उसका जस्ट ऑपोजिट, राइट। बेसिक सर्विस इक्वल एंड ऑपोजिट जी होता सर। है ना ये। ठीक है, हमको कैपेसिटेंस निकालना है, ठीक है, हमको पोटेंशियल निकालना पड़ेगा ना भाई। VA माइनस VB निकालना पड़ेगा, नहीं? हाँ। मैं चाहूँ तो VA माइनस VB, VB तो जीरो हमको पता है, VB माइनस VA माइनस, तो मतलब बीच के रीजन में फील्ड कितना है? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या हो? अगर मैं मेटालिक सरफेस की प्रॉपर्टी यूज करूँ, ये जो भी सरफेस चार्ज यहाँ पे है ना, मैं मान लो यहाँ मैं प्लस सिग्मा कह दूँ, कितना है प्लस सिग्मा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट यही होगा ना भाई। फील्ड की बात कर रहे थे, फील्ड क्या होगा? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होगा। यस। क्यों? हेलो हेलो, हाँ बिल्कुल ठीक है, बताइए। हाँ, आप ऐसा करेंगे, मुझे 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद कॉल करेंगे। हाँ ठीक है भाई, बताओ फील्ड का वैल्यू क्या है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट समझ में आ रहा है? यस सर। कैसे कहा? अरे मेटालिक सरफेस की प्रॉपर्टी यूज की ना। Yes, sir. किसी भी मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। पता है तो यही रिजल्ट हम लोग ना दोनों सीट का रिजल्ट लेके भी निकाल सकते हैं, लेकिन दो सीट में दोनों का सीट का सम करना पड़ेगा। मेटालिक सरफेस में सम करने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेटालिक सरफेस में जो फील्ड आता है ना वो नेट फील्ड नहीं होता है। क्या होता है? मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में जब भी आप फील्ड निकालते हो सिग्मा बाय एप्सिलॉन तो वो नेट फील्ड होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। उसे फिर ये इस सरफेस और उस सरफेस की बात मत करें। और अगर आप चाहें तो इसी में आप चार्ज सीट की तरह ट्रीट कर सकते हो। इसमें दो पे तो सरफेस चार्ज जीरो ही है, जो पे तो चार्ज पर यूनिट एरिया जीरो है, और दो पे प्लस क्यू और माइनस क्यू है, तो दोनों का फील्ड जो है ऐड हो जाएगा बीच के रीजन में, तो आंसर हो जाएगा क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट और क्यू बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट, यानी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। समझ में आ रहा है? Sir, ठीक है वो भाई, sigma by 2 epsilon naught क्यों होगा? देखो मैं इसको दो तरीके से अप्रोच कर सकता हूँ। एक, ये जो पॉइंट है ना, मान लो ये जो पॉइंट है बी, मतलब पी मैंने जैसे कहा था, ठीक है, ये किसके सराउंडिंग में? इसके सराउंडिंग में। यहाँ पे सरफेस चार्ज सिग्मा मान लिया, क्या मान लिया? तो किसी भी Sigma मेटालिक सरफेस के सराउंडिंग में फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? by epsilon naught. कोई दिक्कत नहीं, No, sir. ठीक है। अब मैं दूसरी बात कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि ये जो मेटालिक सरफेस की प्रॉपर्टी यूज करके जो भी फील्ड आप निकालते हो वो नेट फील्ड ही होता है, होता है। Net field. हाँ, लेकिन हम लोग फील्ड को देखने का अलग अलग तरीका हो सकता है। मान लो कोई मेटालिक सरफेस से ना देखना चाहे, वो ऐसा सोचे कि ये चार 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 सीट है, मतलब कोई ऐसा सोच रहा है, मान लो एक चार सीट है, ये जीरो वाला सीट है, ये सिग्मा वाला सीट है, ये माइनस सिग्मा वाला सीट है, और ये जीरो वाला सीट है। कोई इसको ऐसे भी सोच सकता है ना कि ये चार सीट क्या है। Yes, sir. हाँ, तो इससे अगर ये इनफाइनाइट सीट चार्ज सीट है, तो बताओ इसकी वजह से फील्ड, इनफाइनाइट चार्ज सीट की वजह से फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? Sigma by 2 epsilon naught. तो यहाँ मैं कहूंगा सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। किसकी वजह से? इसकी वजह से, ठीक है। और इसकी वजह से यही डायरेक्शन, यहाँ भी सिग्मा बाय Yes, टू sir. एप्सिलॉन नॉट। Yes, तो sir. नेट कितना हो गया? तो यहाँ तो दोनों फील्ड मिला के सम होगा ना, Yes. क्या आ Sigma गया? by epsilon. हाँ, तो यहाँ तो हम मेटालिक सरफेस की प्रॉपर्टी यूज करेंगे या इनफाइनाइट सीट मान के भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रही बात? यस सर। हाँ, ये फील्ड आ गया हमारा, राइट। तो क्या हम अगर इनफाइनाइट सीट मान रहे हैं तो क्या इस फील्ड की वैल्यू को कांस्टेंट मान लें? Yes, sir. हाँ, तो बताओ हमारा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? VA माइनस VB क्या आएगा?
क्या मैं इसको E इंटू डी लिख सकता हूँ? अरे मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड इंटू डिस्टेंस लिख सकता हूँ ना। सर यूनिफॉर्म फील्ड में फील्ड इंटू डिस्टेंस करने से पोटेंशियल डिफरेंस मिलता है ना, ये तो आपको पता है ना भाई। यस सर, यस सर। हाँ, अब बताओ क्या गया, वी ए माइनस वी बी, यानी तुम चाहो तो यहाँ से फॉलो करो, तो वी ए माइनस वी बी इज वी ए, यस सर। आ गया क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ऐसे बोल सकते हैं क्या? ठीक है, बताइए। यहाँ सॉरी, यहाँ वी ए माइनस वी बी है, यहाँ पे वी छूट गया। ठीक है, ओके, बताइए। Yes, sir. So what is the capacitance of this arrangement? तो सर आ जाएगा 2 epsilon naught by d. नहीं, तो 2 ध्यान से देखो क्या, वी ए माइनस वी बी हमने निकाल ही लिया, टी का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बाई दिस, कर लो, क्या आंसर है? बताइए। सर वो q by d epsilon naught है. क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट इनटू डी ब्रैकेट में। ओ सर ये a epsilon naught by d. हाँ बिल्कुल, ये कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का ये फॉर्मूला होता है, क्या होता है, हमने डिराइव कर लिया, बोर्ड बोर्ड में कई बार आता है, डिराइव द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समझ आया? तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का मतलब क्या है, Yes. तो प्लेट के बीच में बहुत स्मॉल सेपरेशन रखना है, एक को अर्थ कर देना है, दूसरे को चार्ज देना है, ठीक है, तो इसको हम लोग पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहेंगे, उसका कैपेसिटेंस हमने निकाल लिया, समझ में आया? जी सर. ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है? Yes sir. यस सर। हाँ, तो आप किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस बता सकते हैं, या डिराइव कर सकते हैं, या ऐसे पूछा जाए फॉर्मूले की तरह बताना है, एप्सिलॉन डी बाई डी यूज कर सकते हैं, नहीं, और अगर डिराइव करना है डिराइव भी कर सकते हैं, समझ में आया? यस सर। हाँ सर. हाँ ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे है इस केस में? दोनों प्लेट के बीच में, कहाँ पे है? एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्लेट. एग्जिस्ट ओनली बिटवीन द प्लेट्स, ठीक है, क्लियर है? Yes. हाँ, अब इसके बाद एक बात बताइए, इसी को हम लोग पैरेलल प्लेट, इसके बाद एक बात बताइए, ठीक है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द एनर्जी ऑफ दिस कैपेसिटर राइट इन दिस सिचुएशन? और मैं यही पूछूं आपसे, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, तो बता सकते हैं क्या वो? बताइए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर? बताइए, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर? सर क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन। क्यू स्क्वायर क्यू स्क्वायर डी बाय 2 एप्सिलॉन। बिल्कुल सही, तो यहाँ पे जो एनर्जी आ गई हमारे पास, वो कितनी आ गई, क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये ना, तो क्यू स्क्वायर डी एप्सिलॉन आ गया ना भाई? Yes sir. ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूँ व्हाट इज द एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो क्या बोलोगे? वॉल्यूम कितना है इस कैपेसिटर? वॉल्यूम का मैं वी ओ एल लिख देता हूँ, वी इसलिए नहीं लिखा, वी पोटेंशियल के लिए यूज किया था, VOL, तो कितना आ गया ये? तो वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम का मतलब जिस फील्ड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है उसका वॉल्यूम, या इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ exist? दोनों प्लेट के बीच में ही ना भाई, तो व्हाट इज द वॉल्यूम L into B into D. हाँ, L इंटू बी इंटू डी, या हाँ चलो L इंटू बी इंटू डी बोल दो, या एरिया ऑफ द एरिया इंटू डी बोल दो, एक ही बात है ना? हाँ सर.
हाँ, तो अगर मैं कहूँ इस ये टर्म कितना आ गया, तो आपका आ गया क्यू स्क्वायर इंटू डी बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इंटू a इंटू डी, है ना भाई? क्यों? Yes, sir. कैन यू राइट दिस टर्म इन टर्म्स ऑफ, यानी एनर्जी पर यूनिट चीज को मैं, ठीक है, सर फील्ड ये के टर्म में A into D हो गया। ए इंटू डी, एरिया प्लेट का एरिया क्या है? यस सर, फील्ड का एरिया कैलकुलेट कर रहा हूँ। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ प्लेट का एरिया क्या मैंने माना? L into B। प्लेट का एरिया ए ही तो माना था ना, तब तो सिग्मा में क्यू यस ए सर, किया था ना, तो एल यस इंटू सर, बी एरिया तो ए ले लिया एरिया ऑफ प्लेट, यस सर। तो प्लेट का एरिया इंटू डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट वही वॉल्यूम है ना, अच्छा, यस सर, यस सर, दोनों कंडक्टर के बीच का वॉल्यूम तो यही है ना भाई। यस सर। तो भाई आज की बड़ी तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो जो दो कंडक्टर के बीच में जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है वो ले लिया और एनर्जी से डिवाइड कर दिया। तो कैन यू राइट दिस रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट है ना भाई। क्वेश्चन है इस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को क्या मैं फील्ड के टर्म में लिख सकता हूँ, क्यू के टर्म में लिख सकता हूँ क्या? Sir, E by D. हाँ, ध्यान से देखो, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ? क्यू को लिख सकता हूँ ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। देखो डी तो यहाँ Yes, ऊपर sir. नीचे था, कैंसिल आउट, ठीक है, हाँ sir. और क्यू को क्या लिख देंगे? ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। क्या लिख देंगे? A ए epsilon naught into E. एप्सिलॉन नॉट इंटू, E. हाँ, तो वो वैल्यू पुट कर दो और बताओ मुझे ये टर्म क्या आ रहा है इसके टर्म, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम फील्ड के टर्म में क्या आ रहा है? मुझे ये रिजल्ट चाहिए, क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करो। ठीक है, ठीक है, E by 2 है। हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आ रहा है, देखो। अरे भाई ए इंटू ए स्क्वायर है ना, क्यू में भी देखो, क्यू को जब हमने ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई लिखा है और स्क्वायर किया है, तो ए स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गया ना भाई, और डी तो पहले ही कैंसिल आउट हो गया था। नहीं आ रहा समझ में? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर क्लियर है? अरे भाई मेरे देखो, यहाँ पे हम लोग क्यू, यस सर, क्यू जो है, क्यू को लिख सकते हैं ना ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई। यस सर, वो ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ई की वैल्यू यहाँ पर डाल दी, स्क्वायर कर दिया, और डी डी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि डी यहाँ भी है, यहाँ भी है, हट गया। ठीक है, और ध्यान से देखो, नीचे ए स्क्वायर है, ऊपर भी ए स्क्वायर है, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? यही बचा कि नहीं बचा? Yes, sir. इसका मतलब है क्या मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में लिख सकता हूँ? जी sir. क्या फॉर्मूला होगा? Half epsilon naught E square. हाँ, और ये बहुत बड़ी बात को इंडिकेट कर रहा है, लिख लो यहाँ पूरी कहानी लिख लो, लिखो, टॉपिक का नाम दो। ठीक है, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, लिखा? एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉपिक का नाम यही है, देखो, एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भाई, Yes, sir. एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लिखो, एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी is actually confined in electric field. Any electrostatic potential energy is actually confined in क्या? Any electrostatic potential energy is actually confined in electric field. ठीक है भाई, लिखे ये बात? Yes.
sir. Any electrostatic potential energy is actually confined in क्या? Electric field. हाँ, any electrostatic potential energy is actually confined in electric field. ठीक है, ठीक है. And energy per unit volume in electric field is given as, and energy per unit volume in electric field is given as क्या? Energy per unit volume in electric field is given as क्या आंसर है? Square by 2 Half epsilon naught. हाफ एप्सिलॉन नॉट ई. ठीक है, यानी जहां भी कहीं हम एनर्जी की बात करते हैं, स्टैटिक एनर्जी की बात करते हैं, तो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड में कंफाइंड होता है. और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता है? हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है. ठीक है, तो जब भी तुमने कभी भी अगर स्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट की है, तो उस अरेंजमेंट की वजह से जो भी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ होगा, उसमें हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर इनटू वॉल्यूम ऑफ द रीजन लिया होगा. अब क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये अगर कांस्टेंट है, तब तो सीधा जैसे इस क्वेश्चन में तो ये कांस्टेंट है, दोनों प्लेट के बीच में फील्ड कांस्टेंट है ना भाई, Yes, sir. तब तो कोई बात नहीं, हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर जो एनर्जी डेंसिटी है वो कांस्टेंट है, तो इनटू वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. लेकिन अगर कहीं वेरिएबल हुआ और तब हमको स्टैटिक एनर्जी निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? Integration. तब इंटीग्रेट करना. ये अगर वेरिएबल हुआ तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन ये अगर कांस्टेंट हुआ तो क्या करेंगे? सीधा फील्ड इन हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है इनटू वॉल्यूम कर देंगे. ठीक है, ओके. अब Yes. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी तुमने और भी केसेस में निकाला, जैसे स्फेरिकल स्फीयर में निकाला, तो उसमें फील्ड तो वेरी करता है ना, तो उसमें Yes. अगर इंटीग्रेट करके निकालोगे तो अल्टीमेटली वही आ जाएगा. तुम इसको चेक कर सकते हो एक बार. ठीक है, तो इसका मतलब एक कॉमन रिजल्ट है हर टाइप के. हर टाइप के एकदम ये जनरलाइज्ड स्टैटिक रिजल्ट है. ये कैपेसिटर में भले हमने यूज करके डिराइव किया, बट दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम. किसी भी इलेक्ट्रोस्टैटिक सिस्टम में अगर हम लोग एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करेंगे, आप एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, इसीलिए मैं इसको अलग टॉपिक का नाम दे दिया हूं ना, एनर्जी डेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड लिखवा ना. ठीक है, तो ये एक जनरल चीज है जो हर जगह लगेगी. ठीक है, और हर जगह आप चेक कर सकते हो या इसको यूज करके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, ओके. यानी किसी रीजन में अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एज फंक्शन ऑफ पोजीशन पता है, तो उस पूरे रीजन की एनर्जी निकालने के लिए आप इंटीग्रेट करें. ठीक है भाई. यस सर. एक वॉल्यूम एलिमेंट लेंगे, हाफ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इनटू वॉल्यूम एलिमेंट, इंटीग्रेट कर लेंगे. और कई बार इंटीग्रेट किए बिना भी हम अगर हमको कोई और चीज पता हो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी पता है सिस्टम पर, उसको भी यूज करके निकाल सकते हैं. ठीक है भाई. Yes, sir. आ रही बात समझ. तो अब हम जब कैपेसिटर की बात करते हैं, एक तो हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है जो एक बहुत इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है. मतलब दो तीन अरेंजमेंट ही है, दूसरा अरेंजमेंट है हमारे पास. और यहाँ पे एक और टर्म हमने डिफाइन कर लिया, एनर्जी डेंसिटी. समझ में आया? स्टैटिक फिट की ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म. ठीक है भाई, ओके. अब एक कैपेसिटर्स निकालने में हमारे पास जो अरेंजमेंट आते हैं, कुछ और अरेंजमेंट आते हैं, और सब यही तरीका, मेथड यही लगाना है आपको, बड़े आराम से निकाल लो 2 मिनट का. ठीक है, ठीक है, लिखो. कैपेसिटर ऑफ concentric cells in which outer one is earth. टॉपिक को नाम दे दो. कैपेसिटेंस ऑफ concentric cells in which outer one is earth. ये दो concentric सेल है, इसमें इनर का रेडियस मैंने ए मान लिया. क्या मान लिया? और आउटर का क्या मान लिया? अर्थ किसको किया? आउटर वन को. ठीक है भाई, ओके. चलो इसका कैपेसिटेंस बताओ. देखो कैपेसिटेंस हमेशा ना ज्योमेट्री की प्रॉपर्टी होती है, उसको चार्ज वार्ज से कोई लेना देना होता नहीं. जो भी चार्ज दोगे तो वो तो अल्टीमेटली क्या भी हो जाएगा. तो अभी चार्ज किसको देंगे हम? ए को कि बी को? ए. चलो ए को मैंने क्यू चार्ज दे दिया. क्या दे दिया? तो बताओ बी पे क्या चार्ज आ जाएगा? इस अरेंजमेंट में बी पे क्या आएगा? Sir, inner valve minus Q. हाँ, बस मतलब बी पे जब पूछा तो बी का मतलब नेट चार्ज. ठीक है ना भाई, तो मतलब यहाँ 0 हो जाएगा, तो वो तो अलग है बात. नहीं, यस सर. यानी बी पे नेट चार्ज क्या है? माइनस क्यू. Minus Q. ठीक है, तो अब ये बताओ, यहाँ पे हम कैपेसिटेंस निकालेंगे, पोटेंशियल किसका लेंगे? Inner, sir. हाँ, मतलब डेल्टा वी का मतलब वी ही होगा ना भाई. नहीं, डेल्टा वी का मतलब यहाँ ए का पोटेंशियल ही तो होगा. क्या? तो कैन यू टेल मी व्हाट इज द पोटेंशियल ऑफ द इनर सेल? नेट पोटेंशियल है ना, लेकिन भाई व्हाट इज द नेट पोटेंशियल ऑफ इनर सेल?
नेट पोटेंशियल का मतलब खुद की वजह से और जो सराउंडिंग बॉडी है उसकी वजह से, दोनों को मिला के जो पोटेंशियल आएगा। खुद की वजह से क्या पोटेंशियल है यहाँ पे? खुद पे किसी सेल का खुद की वजह से खुद के KQ सर्फेस, by हाँ ठीक है। बाहर वाले की वजह से, बाहर वाले पे क्या चार्ज है? किसी भी सेल की वजह से अंदर के किसी भी पूरे वॉल्यूम में क्या पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है? के इंटू चार्ज बाय आउटर रेडियस होता है। yes क्या आएगा? KQ by माइनस KQ बाय B. हाँ माइनस के क्यू बाई बी, ये आएगा ना भाई, आ गया ना? Yes sir. व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस? तो आंसर क्या आएगा? के को चाहो तो 1/4 पे एप्सिलॉन लिख दो, तो आंसर बताओ क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? Sir, AB 4 pi epsilon naught by A minus B. हाँ बिल्कुल, ये नहीं B minus A. इसको बोलते हैं स्फेरिकल कैपेसिटर। स्फेरिकल कैपेसिटर हम लोग क्या करते हैं, आउटर वन को अर्थ कर देते हैं और इनर को। स्टैंडर्ड स्फेरिकल कैपेसिटर में यही करते हैं, ठीक है? ओके, तो Okay. व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर और एरिया ए एंड बी इफ आउटर वन इज अर्थ? तो आंसर क्या है? 4 पाई एप्सिलॉन AB बाय B माइनस, ठीक है भाई? Yes sir. अच्छा, अगर यहाँ गलती से मैंने इनर वन को अर्थ कर दिया तो बता सकते हो? अगर मैंने आउटर के जगह पे इनर को अर्थ कर दिया तो बता सकते हो कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या हो? लिख लो Sir, क्वेश्चन, क्वेश्चन की तरह लिख लो, चलो होमवर्क की तरह लिख तो लो। सर एक एक B का लेंगे और एक इनफाइनाइट का लेंगे पोटेंशियल. नहीं, बी का और ए का लोगे, मतलब पोटेंशियल तो बी पे लोगे। बी पे किसकी वजह से? खुद की वजह से और ए की वजह से नहीं। और ए पे पहले चार्ज निकालना पड़ेगा क्या है, ठीक है? जो अर्थ है उसमें भी कुछ चार्ज आएगा ना, निकालना पड़ेगा पहले, ठीक है? क्वेश्चन की तरह लिख लो, होमवर्क की तरह करके लाना है, ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर contains two coaxial cells of radii A and B, ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर contains two क्या concentric cells of radii A and B, ठीक है? A spherical capacitor contains two concentric cells of radii A A and B. and B, in which inner one is earth, in which inner one is earth। यानी यहाँ पे किसको अर्थ कर दिया मैंने? हाँ, in which inner one is earth, ठीक है? ओके, यस सर। हाँ, तो आपको व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? सिस्टम का कैपेसिटेंस बताना। व्हाट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम? ठीक है भाई, ये होमवर्क के लिए थोड़ा सोच के आना इसको, ठीक है? ओके, दिमाग लगाना थोड़ा, इसमें अच्छे से करके लाना। ओके, आ रही बात समझ में? यस सर। तो अब हमारे पास देखो Yes. एलिमेंट से एक सिलिंड्रिकल कैपेसिटर स्टैंडर्ड में बचा हुआ, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद हाँ, कैपेसिटर में ये हो गया, कैपेसिटर एनर्जी ये हाँ, सर इन सब के लिए एनर्जी और वो सब सब फार्मूला सही है, हाफ सी वी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बाई 2c, ठीक है? जो कैपेसिटर की एनर्जी का फार्मूला नहीं लिखा, एनर्जी भी सेम रहेगी। फार्मूला सेम रहेगा, क्यू स्क्वायर बाई 2c हाफ सी वी स्क्वायर, वो तो जनरल कैपेसिटर के लिए डिफाइन किया था ना भाई, यस सर। तो फार्मूला वही रहेगा। हाफ सी वी स्क्वायर लिखना चाहो तो लिख दो, क्यू स्क्वायर बाई 2c लिख दो, ठीक है? ओके, यस सर। जी सर. हाँ यहाँ पे लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये एक्सेप्शनल केस है क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कंबाइन नहीं है रीजन में, ठीक है? तो खैर एनर्जी का फॉर्मूला वगैरह सेम ही रहेगा, लेकिन ये स्पेशल केस इसलिए क्योंकि बस दोनों के बीच में फील्ड नहीं है, फील्ड इंफिनिटी तक जाता है, ठीक है? तो थोड़ा डिफरेंट है, बाकी कैपेसिटेंस वगैरह हम निकाल ही सकते, ठीक है?
ओके, चलिए।